Hello friends, welcome to data structure part 3. So today we will discuss data structure part 3. Part 2 already has been uploaded over YouTube. ठीक है, और जो हमारा अभी एग्ज़ाम चल रहा ना बीपीएससी का जो प्रपोज्ड एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को, ठीक है, तो इसका जो है ये डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, बट थ्योरेटिकल या सब्जेक्टिव लेक्चर जो है वो अब नहीं होगा, ठीक है। जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, हमारा ये गेकी बैंकर्स ऐप है जिसके ऊपर आपको जो है वो बीपीएससी 2.0 जो कंप्यूटर का है आपका एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड लेक्चर वीडियो, लेक्चर पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। हमारा जो टोटल कोर्स है वो है क्या 399 का, ठीक है, जिसमें आपको 20 फुल मॉक टेस्ट, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे वीडियो के फॉर्म में, वो सारा मिलता है। और हमने आज ही एक नया कोर्स लॉन्च किया है @199, ये टेस्ट सीरीज है। बस इसमें बस टेस्ट मिलेगा, 20 आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 11 इसमें से ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और 100 प्लस आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। और चाहे ये फुल मॉक टेस्ट हो या सब्जेक्ट वाइज हो, आप जितना बार चाहो इतना बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसे जा करके चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे अभी, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है कि मैट्रिसेज में हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्पार्स है, डेंस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेशल फॉर्म की बात करें तो डायगोनल है, ट्राइगोनल है, लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर है। तो आप लोग सब जानते हैं लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लेकिन हम लोग ना उसमें डिस्कस ये करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा ना एमसीक्यू, तो वो आपसे ये पूछेगा कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, ठीक है, रो एंड कॉलम आर इक्वल, तो और इक्वल नहीं, जैसे आपका आ जाएगा क्या कि आई कॉमा जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे है और उसका वैल्यू 0 है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे एक बार। हाँ, डिफरेंट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम देखेंगे, बस नाम देखेंगे और कुछ नहीं कि कौन कौन से पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम है, बस एक बार उसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डिफरेंट लिंक लिस्ट में हम लोग देखेंगे वही सिंगली, डबल और सर्कुलर, एक बार उसको देख लेंगे। प्रायोरिटी क्यूज के बारे में बस एक बार देख लेना है, डेफिनेशन टाइप ही। स्पार्स मैट्रिक्स तो देखेंगे। उसके बाद हम लोग डीएफएस बीएफएस देखेंगे, और इसका ट्रैवर्सल देखेंगे कि डीएफएस बीएफएस में यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे जो है वो हम लोग निकालेंगे कि डीएफएस ट्रैवर्सल कैसे होगा, बीएफएस ट्रैवर्सल कैसे होगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एग्जाम में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कैसे होगा बाय यूजिंग स्टैक, और देन हम लोग देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे होगा बाय यूजिंग स्टैक, एंड देन वी विल सी हैशिंग, ठीक है। हैशिंग क्या है, और हैशिंग में जो है वो जो डिफरेंट टेक्निक है हैशिंग के, चाहे वो लीनियर प्रोबिंग हो, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो, डबल हैशिंग हो, तो एक बार उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्पेशल मैट्रिक्स, तो स्पेशल मैट्रिक्स क्या है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा जगह रहेगा, प्लेस रहेगा, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे वो मान लीजिए 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5 × 5 का हो, मतलब तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब क्या है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका कुछ स्पेशल फॉर्म है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मैट्रिक्स, और इसमें जनरली 4
हम लोग पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करना है 4। एक है डायगोनल मैट्रिक्स, एक है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए एक बार 1 बाय 1 देखते हैं। अब जैसे ना डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है कि यदि मान लीजिए i और j का वैल्यू 0 कब होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू 0 रहे। तो थोड़ा सा इसको एक बार देखा जाए करके, चलिए इसको ना एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पतला वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे 3 4 8 9 7 6 4 11 13 5 6 3 2 1 7 9। ठीक है, अब ये क्या है आपका 4 बाय 4 का ये है। अब मैं थोड़ा सा इसमें प्लेस डाल दूं क्या, वो डाल देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। मुझे लगता है ना ये वाला थोड़ा ना इसको थोड़ा सा और दूर होना चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 7, नहीं ये गलत हो गया। एक मिनट, ये लिख लेते हैं मान लीजिए 13 12 5 और 6। अब मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे जो है वो रो यदि हम देखें रो, तो ये क्या है, 0 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब मैं एक बार प्लेस वैल्यू दूं सबका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0। ये क्या हो जाएगा, रो पहले आता है कॉलम 1, 0 1 0 2 0 3, है ना। ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3। ये हो जाएगा 2 0 2 1 2 2 2 3। ये हो जाएगा 3 0 3 1 3 2 3 3। सबका लिख दिया, मतलब कि रो और कॉलम कौन सा है, समझने में आसानी हो, और कोई बात नहीं है, बस समझाने के लिए है ये। यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है कि अब बोल रहा है क्या, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जहाँ पे i और j इक्वल नहीं है उस सब को 0 कर दो, यही ना है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, ये है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 0 0 है तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। एक ना कलर ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो चलो 0 करते चले जाएं, या एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब ये देखिए ये वाला जो है तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा 3। 4 वाला में क्या है, इसमें दोनों बराबर नहीं है, 0 1 बराबर तो नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। ये बराबर नहीं है, ये वैल्यू हो जाएगा 0। ये बराबर नहीं है, ये वैल्यू हो जाएगा 0 है। अब नेक्स्ट देखिए 7 वाले, ये भी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो एज इट इज बराबर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ देखिए है ना, यदि बराबर नहीं है तो 0, बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये 1 1 है तो बराबर है तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्या है, बराबर नहीं है तो 0, ये बराबर नहीं है 0, बराबर क्या नहीं है, ये रो कॉलम का इंडेक्सिंग। अब इसमें देखिए 6 वाले में ये 0 हो जाएगा, बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन ये 2 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह ये तीनों 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6। अब आप देखिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए थियोरेटिकली तो मान लीजिए पता था, इस आप लोगों में से बहुत सारे लोग बचपन से प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, तो जब आप एक रो के लिए कॉलम के लिए फॉर लूप चलाते हैं तो वहाँ पे चेक करते हैं ना कि कब प्रिंट करना है मैट्रिक्स को। तो यही होता है ना कि जब i इज नॉट इक्वल टू 0 हो, j हो तो 0, और नहीं तो डिजिट जो भी नंबर है उसको प्रिंट कर दो। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब i j बराबर 0 होगा उसका वैल्यू यदि i इज नॉट इक्वल टू j हो। तो पता है ये लिखने का क्या मतलब था मेरा, कि एग्जामिनेशन में क्या करेंगे वो MCQ में, कि वो दे देंगे कि फॉर अ मैट्रिक्स
वेयर आई इज नॉट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज 0 इफ आई रो, ऐसा दे देंगे कि रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, या जैसे भी देना हो, ठीक है। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये होता है। इसी तरह आप लोग अपने से खुद से करके देख लेना। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आई माइनस जे मॉड, मतलब कि आई माइनस जे मॉड क्या होगा, जैसे ये देख लो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू तो -1, यानी अब ये ग्रेटर देन 1 मांग रहे हैं ना, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला 1 3 वाला, ये देखिए ये जो है 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -2 मॉड, तो 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ आई माइनस जे। मॉड ऑफ आई माइनस जे कि यदि वो माइनस में भी आता है डिजिट तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मॉड लगा रखा है, तो उस सब के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब भी आई का वैल्यू जे से कम हो, आई का वैल्यू जे से कम हो, अब यहाँ देखिए तो ऊपर वाले में आई का वैल्यू जे से कम कब कब है, यहाँ पे है आई का वैल्यू जे से कम, आई 0 है, जे 1 है, यहाँ भी आई का वैल्यू, यहाँ भी आई का वैल्यू, यहाँ भी आई का वैल्यू, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ भी आई लेस देन जे होगा वहाँ 0 डाल दीजिए, नहीं तो वो नंबर डाल दीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा कि आई लेस देन जे है तो आप 0 डाल रहे हो, तो आई इज ग्रेटर देन जे होगा तो 0 डाल दो, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब भी वो एग्जाम में पूछेंगे तो वो यही कंडीशन दे देंगे, और तब आपसे बोलेंगे कि भाई बताओ कि किस टाइप का मैट्रिसेज है वो, तो आप लोग बता देंगे, है ना, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा स्पेशल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो वैल्यू 0 होगा, नहीं तो नंबर हो जाएगा। ट्राई डायगोनल में क्या बोलता है कि आई माइनस जे का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि आई इज लेस देन जे, आई का वैल्यू जब भी जे से कम होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, आई इज ग्रेटर देन जे तो वैल्यू हो जाएगा 0, आई इज ग्रेटर देन जे तो वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर लेंगे, ये अभी एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। जहाँ पे भी मान लीजिए नहीं कुछ लिखा है ना, तो आप समझ लो कि वो 0 है, ठीक है ना, वो क्या है 0 है, ठीक है। ठीक है, डायगोनल है, ट्राई डायगोनल है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, यहाँ पे बस लोअर में है, वो अपर में खाली है पूरा। यहाँ पर ये लोअर है तो ये अपर ट्रायंगुलर था, ये अपर ट्रायंगुलर मतलब कि ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिसेस समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम क्या है कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, अब उसमें ना एक पैटर्न आपको दे दिया कि ये पैटर्न ना तुम खोजो, ठीक है। देखिए, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम आर डिजाइन टू मैच पैटर्न विद इन अ लार्ज टेक्स्ट और एमंग वेरियस टेक्स्ट। दीज एल्गोरिदम आर फंडामेंटल इन वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, बायोफॉर्मेटिक्स and data analysis. Here are some of the key pattern matching algorithm. इसमें जो है वो की पैटर्न एल्गोरिदम कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया ब्रूट फोर्स, हो गया नोथ मॉरिस, प्रैट, रॉबिन कार्प और बायर मुरे। अब क्या है ना कि इसमें ना मैं किसी का बताऊंगा नहीं ये कैसे काम कर रहा है, बस ना ये आप 4 एक बार याद कर लेना, ठीक है। इसमें आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अब बस आपको ना याद रखना है कि स्ट्रिंग में जो है वो पैटर्न मैचिंग के लिए जो है वो ये टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड इट टाइप्स। लिंक लिस्ट आप लोग जानते हैं, बनाए भी होंगे बहुत बार। लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं जनरली कि मान लीजिए इस नोड के लिए एक स्ट्रक्चर आप डिक्लेयर करते हो, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं ना, जिसमें मान लीजिए कि डेटा यदि इंट टाइप का लेना है तो इंट डेटा ले लिया और एक पॉइंटर ले लिया,
ठीक है, एक पॉइंटर ले लिया, ऐसा ही ना कुछ करते हो, फिर आप चेनिंग करते जाते हो। तो छोड़िए स्ट्रक्चर, बस आप एक बार ये देख लो क्या क्या होता है इसमें, पता ही होगा वैसे तो। देखिए सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है कि इसमें ना एक हो जाता है डेटा पार्ट और एक हो जाता है एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट में क्या होता है, ये हमेशा नेक्स्ट जो नोड है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब आप यहीं देख लीजिए कि ये जो 200 है, 200 ये एड्रेस है, ये स्टोर करके रखता है। अब ये 300 का एड्रेस ये पीछे वाला स्टोर करके रखता है, और ये 400 यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इस 400 को ये सेव करके यहाँ पे रखता है। चेनिंग तभी ना होगी कि मान लीजिए कि एक नोड दूसरे का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, मतलब वो उसको पॉइंट कर रहा है। एक होता है हेड। हेड क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा ना, तो वही नोड का भी एड्रेस होगा, ठीक है। जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वही हेड का भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। ईच एलिमेंट कंटेन्स सम डेटा and a pointer to the next node in the sequence. This structure allows for efficient insertion and deletion of element at the expense of quick access to arbitrary element. देखिए ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, देखिए और क्या है कि जो इंसर्शन और डिलीशन होता है लिंक लिस्ट में, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो उसमें होता है क्या, यदि हम इंसर्शन की बात करें, ठीक है, हम इंसर्शन की बात करें तो सबसे पहला होता है फ्रॉम बिगिनिंग, एंड दूसरा क्या होता है एट द एंड, और तीसरा एक और होता है कि आपको बताएगा कि इसके पहले या इस एलिमेंट के पीछे या इस एलिमेंट के आगे वहां पर डिलीट करो। तो मतलब आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, ये तीन चीज होता है, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग, एट द एंड और आफ्टर अ गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो ये तीन जो होता है वो होता है तीनों, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में यही है। अब आपको पता तो चल गया होगा कि ये कैसे कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या सब होता है, तीन चीज होता है, ठीक है। तीन पार्ट होने का क्या मतलब है कि इसमें देखिए एक तो हो जाता है क्या हमारा डेटा, एक होता है हमारा डेटा, ये है ना दिया हुआ यहाँ पे डेटा हो गया। यहाँ पे हो जाता है प्रीवियस पॉइंटर, मतलब पीछे वाले को पॉइंट कर रहा होता है, और नेक्स्ट पॉइंटर मतलब आगे वाले को पॉइंट कर रहा होता है। डबली लिंक लिस्ट यही है। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है कि अ डबली लिंक लिस्ट एक्सपैंड्स ऑन द सिंगली लिंक लिस्ट by also including a pointer to the previous node in each element. This makes it easier to traverse the list in both direction but requires more memory to store the additional pointer. ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे क्या होता था, दो चीज होती थी, एक तो डेटा और एक पॉइंटर। यहाँ पे दो पॉइंटर रखने के लिए है कि भाई आपसे आगे वाला जो है नोड उसको पॉइंट करो, और पीछे वाले नोड को भी पॉइंट करो, दोनों को पॉइंट करो, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या हो गया, और इसमें भी यही है। मान लीजिए ये हेड है तो यहाँ पर तो नल रहेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन डबली लिंक लिस्ट इफ द प्रीवियस नोड इज नल देन विच काइंड ऑफ नोड इज दिस वन, तो वो नोड क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग नोड या हेड नोड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, कैसे जवाब देना है। अब क्या है कि इस नोड का जो है वो देखिए यहाँ पे है स्टोर। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इसका ऐसे करके, और ये जो है वो इसका स्टोर किए हुए है, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या है, यही दोनों चीज होता है, ठीक है, कि हमारा जो है वो दोनों को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए इसमें भी ना जो इंसर्शन और एंड होता है, डिलीशन होता है, वो कैसे होता है। तो इसमें भी क्या है कि एट द बिगिनिंग, ठीक है, कि एट द बिगिनिंग, उसके बाद आप कर सकते हो एट द एंड, और थर्ड आप कर सकते हो आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। ठीक है, ये तीनों में आप कर सकते हो। ठीक है, भी मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, पता है क्या, कि हमारा जो ये है ना जो लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में ना ट्रैवर्सिंग कैसे होता है। तो ट्रैवर्सिंग ना दो प्रकार का होता है ट्रैवर्सिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही अभी याद आया तो बता दे रहा हूँ। एक होता है आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, और एक होता है रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल, रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल। देखिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि मान लीजिए कि पॉइंटर, अभी इसको ना यहाँ सिंगली में समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा कि पॉइंटर यहाँ से जा रहा है तो इस नोड को प्रोसेस करेंगे, यहाँ से आगे जा रहा है ऐसे। और लेकिन जो रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो क्या करता है कि यहाँ से गया, सीधे होते होते लास्ट तक पहुँच गया, अब लास्ट को पहले प्रोसेस करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। मतलब कि लास्ट को यदि पहले कर रहा है, ठीक है, लास्ट को यदि पहले कर रहा है और बाद बाकी फिर पीछे आके, ठीक है, जैसे ऐसे करके ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके हो रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल, रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल। और जो मान लीजिए इस ऑर्डर में करता है, जैसे जैसे पॉइंटर जा रहा है यहाँ यहाँ, तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो डब्ल्यू भी समझ में आ गया था। अब सर्कुलर में देखिए क्या होता है। सर्कुलर जो है ना वो कुछ नहीं है, जैसा सिंगली है वही है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि मान लीजिए क्या होता है कि जहाँ पे आपका लिंक लिस्ट लास्ट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसके नेक्स्ट में, लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में आप क्या करते हो, नल डाल देते हो कि पता चल जाए कि यहाँ पे लिस्ट एंड हो रहा है। लेकिन सर्कुलर में क्या करते हैं कि वो जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, लास्ट वाला, उसमें स्टार्टिंग वाले नोड का एड्रेस डाल देते हैं। स्टार्टिंग वाले नोड का एड्रेस डाल देंगे, हो गया सर्कुलर खत्म, खत्म ही नहीं होगा। अभी देखिए फर्स्ट वाले में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ये था ना हमारा सिंगली लिंक लिस्ट, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे नल होता, तो हम पता चला कि हाँ ये लिंक लिस्ट खत्म हो गया, ये लिंक लिस्ट में ना 4 ही ये नोड है, ये खत्म हो गया। लेकिन यदि इसी सिंगली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट में डाल दे हम आपको स्टार्टिंग वाले नोड का एड्रेस, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक होता है प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू नथिंग बट, देखिए नॉर्मल क्यू ही है, लेकिन हर एलिमेंट का ना एक प्रायोरिटी दे दिया जाता है। हर एलिमेंट का क्या है, एक प्रायोरिटी दे दिया जाता है। पढ़ते हैं एक बार क्या है। ए प्रायोरिटी क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिमिलर टू अ रेगुलर क्यू but with an additional feature. Each element in the priority queue has a priority associated with it. A priority queue is a type of queue that arranges element based on their priority value. एकदम सही है कि सबसे पहले तो ये नॉर्मल क्यू ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हर एलिमेंट का अपना एक प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी होता है, और साथ ही साथ क्या है कि उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको अरेंज करके रखते हैं। एलिमेंट विथ हायर प्रायोरिटी वैल्यू आर टाइपिकली रिट्रीव्ड बिफोर एलिमेंट विथ लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन होना है तो उसमें उसको प्रायोरिटी मिलेगा, यही है प्रायोरिटी का मतलब। When you add an element to the queue, it is inserted in a position based on its priority value. For example, if you add an element with a high priority value to a priority queue, it may be inserted near the front of the queue, while an element with a low priority may be inserted near the back of the queue. एक ये भी है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इंसर्शन भी होता है। मान लीजिए कि यदि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है तो लिस्ट के स्टार्टिंग में वो
स्टोर होगा, और यदि उसका कम है तो हो सकता है कि वो बैक में कहीं स्टोर होगा, ये भी हो सकता है। मतलब क्या है, हर एलिमेंट का एक प्रायोरिटी वैल्यू है। अब आप डिसाइड करिए कि उस प्रायोरिटी वैल्यू को आप किस फॉर्म में यूज करना चाहते हो, क्या यूज है उसका। ठीक है, दिस इज प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स। देखिए स्पार्स मैट्रिक्स वो हुआ जिसका ना मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 0 है, और स्पार्स मैट्रिक्स का रिवर्स है क्या, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसका हमारा है डेंस फॉरेस्ट। मैट्रिक्स बोलिए, डेंस फॉरेस्ट नहीं, डेंस मैट्रिक्स। ठीक है, यदि मैं स्पार्स मैट्रिक्स के बारे में बोलूं तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या है कि सेट टू बी स्पार्स इफ मेनी ऑफ इट्स एलिमेंट आर 0। हम तभी बोलेंगे जब इसका ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, 0 है, तो स्पार्स हो गया। most of the 0, the opposite of a sparse dense matrix where most of the element are non-zero. Sparse matrices are particularly useful in areas of computer science and numerical analysis that involve large matrices with very few non-zero element. ठीक है, तब यूजफुल होगा जब मान लीजिए कि बहुत आपके पास क्या होना चाहिए कि लार्ज मैट्रिसेज हो, और जहाँ पे कम जो है वो नॉन जीरो हो। ठीक है, नॉन जीरो हो। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब वही हुआ कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जो है, ठीक है, वो 0 होता है, तो स्पार्स हो गया। डेंस उसका उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट इसका नॉन जीरो हो गया तो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये है स्पार्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज डीएफएस, व्हाट इज बीएफएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छा से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये ना डीएफएस और बीएफएस क्या है कि ये ट्रैवर्सल का जो है वो दोनों एल्गोरिदम है। ठीक है, डीएफएस और बीएफएस। देखिए डीएफएस और बीएफएस जो है ये क्या है कि फंडामेंटल एल्गोरिदम है कि सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग थ्रू अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक ट्रीज और ग्राफ। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसमें क्वेश्चन को भी देखेंगे, ट्रैवर्स कैसे करना है उसको भी देखेंगे, अच्छे से देखिएगा। देखिए जो इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, मोस्ट सिंपल, तो बोलेगा क्या कि डीएफएस जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो ये होगा स्टैक, जबकि बीएफएस के लिए क्यू यूज होता है। ठीक है, बीएफएस के लिए क्यू यूज होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ये पूछ सकता है आपसे, और उसके बाद ना थोड़ा बहुत जैसे एक ये पूछ सकता है कि जैसे डीएफएस है तो बैक ट्रैकिंग जो है वो डीएफएस में होता है। अब आप पूछेंगे बैक ट्रैकिंग क्या है। देखिए बैक ट्रैकिंग क्या है, डीएफएस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप लास्ट नोड तक चले आए, जब लास्ट नोड तक चले आए तो उससे जस्ट इमीडिएट पिछले वाला जो है नोड जो इससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के हम दूसरा नोड को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज बैक ट्रैकिंग, लास्ट में जाके वापिस होना, बैक ट्रैक होना। ठीक है, तो डीएफएस किसका यूज होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन के लिए होता है। और ये है क्या, तो एक बार पढ़िए, और डीएफएस एक्सप्लोर्स एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, इट डाइव्स डीप इनटू नोड्स चिल्ड्रन बिफोर एक्सप्लोरिंग सिबलिंग्स। बिल्कुल ये लास्ट तक चला जाता है, देन मतलब जो है ये सिबलिंग्स को जो भी है उसको कवर करता है। ठीक है, या उसके तरफ देखता है जो करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि विजिट ऑल नोड्स एंड एजेज ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये क्या करता है, सारे नोड और सारे एजेज को विजिट करता है। नेक्स्ट क्या है कि पाथ फाइंडिंग टेंड्स टू बी लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो लंबा तो होगा ही होगा। और ये है क्या, गुड फॉर चेकिंग कनेक्टिविटी एंड फाइंडिंग कंपोनेंट्स, इसके लिए यूज होता है। और ये लेस मेमोरी इफिशिएंट है इन वाइड ग्राफ एज इट स्टोर ऑल चाइल्ड नोड्स इन मेमोरी। ये जो है वो इतना इफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये सबको स्टोर करके रखता है। चलिए अब हम ना एक बार इसके ट्रैवर्सल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। देखिए डीएफएस में क्या है ना कि हम लोग ना डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं, तो बिल्कुल डेप्थ तक जाते हैं स्टार्टिंग में।
चलिए एक बार ना पहले एक ना वो कर लेते हैं, एक ना ट्री बनाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा ट्री है, एकदम सिंपल बाइनरी ट्री हम बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई इशू नहीं हो। तो आप एक बात बताओ कि इसमें जो है वो क्या हो गया। मान लीजिए ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कि पहले जो है वो आप इस लेवल को करिए, फिर आप इस लेवल को कवर करो, फिर आप इस लेवल को, फिर आप इस लेवल को। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम जो सबसे बड़ा मान लीजिए है ये है, हमको यहाँ तक आ जाना है, तब आप बैक ट्रैकिंग हो जाओ, यहाँ हो जाओ तो फिर आप इसको करो, ठीक है। अब यहाँ आ गए यहाँ तो फिर आप इसको करोगे, ऐसा करके फिर आप यहाँ आ गए तो फिर इसको, फिर यहाँ आ गए तो मतलब ठीक है जैसे भी होगा। तो हम लोग ऐसे करके करते हैं। अब है क्या कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग ना 1 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और ये डायरेक्टेड ग्राफ तो है नहीं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं 1 से 2 पे गया, ठीक है। अब हमको तो जाना है बिल्कुल नीचे तक, 5 6 तक आना पड़ेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च है। तो 2 से आ गया मैं 4 तक। अब मैं 4 से जो है वो कहाँ आ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नीचे तक आना है, ठीक है। तो मैं कहाँ तक आ जाऊँगा, मान लीजिए 5 तक आ जाता हूँ। यहाँ तक आया तो इसलिए मैंने लिख लिया 1 2 4 5, यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए अब जब मैं 5 पे आ गया हूँ ना, तो मैं अब बैक ट्रैक करूँगा ऐसे करके, ये जो रूट था ना वहाँ पे आऊँगा, उस रूट पे आऊँगा और उस रूट पे आकर के देखो कि कौन सा नीचे में छूट रहा है। तो मान लीजिए हमारा 6 छूट रहा है तो 6 डाल दिया यहाँ पे। अब फिर से ये बैक ट्रैक होके मान लीजिए यहाँ पे 4 पे आ गया, ठीक है, ये 4 पे आ गया। तो 4 से जो कनेक्टेड है कौन 2 कवर हो गया है, तो हम लोग किस पे चलेंगे, 3 पे चलेंगे, 3 और फिर क्या आ जाएंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक आ जाएंगे, फिर ये 7 पे आ जाएंगे। 1 पहले से ही कवर है, ये हमारा है क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि हम लोग पहले क्या करें कि बिल्कुल नीचे तक। अब ऐसा नहीं यही होगा, इसका दूसरा भी पॉसिबल हो सकता है। रुकिए दूसरा इसका बनाते हैं। इसका पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं ना ऐसे आता 1 से 3 4 6 ऐसा आता, तो ये होता 1 3 4 6। अब 4 से बैक ट्रैक करते यहाँ आते तो पहले 5 को कवर करना पड़ता आपको, ठीक है। 5 पे आ जाते तो 4 से कनेक्टेड कौन है, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें ना फिर हमारे पास ना ये रास्ता नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें फिर ऐसे करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि 2 पे आ गए, अब लेकिन देखो 4 से कनेक्टेड हमारा 3 था, ठीक है, और 3 के लिए क्या छूट रहा है, ये 7। ये यहाँ पे मान लीजिए 6 से आप, एक मिनट, ये जो है 6 पे आए, 6 से आप जो है वो 5 पे गए, वन मिनट, ये ना, ठीक है, वो ना एक्चुअली में कुछ सेलेक्ट हो जाता है तो फिर लिखने में बनता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग 1 3 4 6 से आए थे, 6 से फिर हम लोग गए 5 पे, ठीक है, 5 से गए, फिर हम 5 से फिर बैक ट्रैक होके 4 पे गए होंगे, 4 से फिर 2, 2 से फिर बैक ट्रैक होके 4, 4 से फिर बैक ट्रैक होके 3, 3 से फिर हो गए 7, ठीक है। 3 तो पहले हो गया था, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन यदि ये डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो एक बार ना ये देख लेना आप लोग, डीएफएस का ना 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना पक्का पक्का से, एक क्वेश्चन आएगा अच्छे से, इसको एक बार देख लेना। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है कि जैसा हमने बोला कि एक एक लेवल हम लोग इसमें ना कवर करते हुए चलते हैं, पहले एक कवर फिर दूसरा। तो इसमें सबसे पहले कि बीएफएस में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो क्यू यूज़ करते हैं बीएफएस में, ठीक है।
इसके लिए। और इसमें क्या है कि बी एफ एक्स एक्सप्लोर्स ऑल नेबर नोड्स एट द प्रेजेंट डेप्थ प्रायर टू मूविंग ऑन टू द नोड्स एट द नेक्स्ट लेवल, इट एक्सपेंड्स लेवल बाय लेवल। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि विजिट ऑल नोड्स एंड एजेज इन द ग्राफ, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेज, यूजफुल इन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम फॉर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इन ट्रीज। अब देखिए बीएफएस में क्या है, मान लीजिए कि बीएफएस में मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ए से कर लिया। अब ए का नेबर क्या क्या है, अब देखिए ये एक लेवल खत्म हो गया, ऐसे समझिए। अब आपको आना है दूसरे लेवल पे, तो अब ए का नेबर क्या है, बी है। ठीक है, बी है। ए से आप कहाँ और जा सकते हो, सी पे भी जा सकते हो, डी पे भी जा सकते हो। तो ए जब लिख लिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब आप एक चीज़ देखो, बी सी डी तो लिख लिया हमने। अब आप देखिए कि ए से जितना कनेक्टेड है सब हो गया है, तो चलिए अब बी से जितना कनेक्टेड है सब हो गया है, हो गया क्योंकि बी से कुछ है ही नहीं। अब देखिए सी से कनेक्टेड कितना है, सी से कनेक्टेड कितना है, ई और एफ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ई और एफ। ठीक है, तो सी से कनेक्टेड सारा हो गया, डी से कनेक्टेड सारा हुआ, तो हाँ अब जो है वो पहले ट्रैवर्स हो रखा है, तो इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया बी एफ एस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, उसके बाद तो ये तो एक मिनट पहले आप बीएफएस में भी ना कम से कम 5 प्रॉब्लम जरूर लगाओ। कोई इश्यू हो तो आप मुझे क्वेश्चन भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एक बार देखेंगे। ठीक है, तो इससे 2 3 4 5 जितना क्वेश्चन बन सके छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है ट्रैवर्सल आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। जैसे हम लोग याद है बाइनरी ट्री में पढ़े थे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ट्रैवर्सल, तो वैसे ही जो है वो इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोगों ने कॉलेज टाइम में बहुत बार बनाया होगा। ठीक है, तो छोटा सा एक्सप्रेशन लिए हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखिए क्या है कि कुछ रूल्स है, पहले रूल्स को एक बार देख लें। देखिए रूल्स मैंने ना नीचे में लिखा हुआ है। रूल्स क्या बोलता है कि मान लीजिए जब भी हम कोई यहाँ पे जैसे हमारा ये है हमारा एक्सप्रेशन, तो जब भी मान लीजिए हम इसको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करते हैं, पोस्ट फिक्स ही पहला है ना, पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑपरेंड है, मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी कुछ भी, तो उसको एज इट इज ही लिख लो, और जो ये ऑपरेटर्स आएंगे उसको डाल दो स्टैक में। अब स्टैक में ना 2 3 रूल है छोटा छोटा। पहला रूल ये है कि जो हायर प्रेसिडेंस वाला जो है, जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो इस दोनों में कौन है हायर, कौन है बड़ा, कौन है बड़ा, तो ये है प्रेसिडेंस इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो ये हायर वाला बोलता है क्या कि मैं ऊपर में रहूँगा हमेशा, नीचे नहीं जाऊँगा। मतलब मान लीजिए ये स्टैक है, उसमें पहले से ये है मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है। मान लीजिए कि मल्टीप्लाई था और प्लस वाला आया है एक्सप्रेशन से, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, तब ये पॉप करना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा, प्लस को फिर नीचे में रखेंगे। ठीक है, मैचिंग पैरेंथेसिस जब भी होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा लेफ्ट वाला था अब राइट वाला आ गया, तो यानी क्लोज हो गया, तो सब कुछ हमको स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि ऑपरेटर विथ सेम प्रेसिडेंस इज इंसर्टेड, तो क्या होगा कि जो पहले से था, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है, जो पहले से था उसको पॉप कर लेंगे, उसको पॉप कर लेंगे। ठीक है, तब ये पुश होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अच्छा नेक्स्ट नहीं है, पहले इसको देखते हैं ना। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार बिल्कुल स्टैक के साथ करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना मैं समझा पाता हूँ। ये है हमारा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहीं पे एक स्टैक बना लेता हूँ, ये लंबा सा, और ये इरेज करने वाला छोटा सा ले लेता हूँ, हो सकता है कि मिटाना पड़े कुछ, हटाना पड़े कुछ, ठीक है ना, तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। आइए, तो ये हमारा स्टैक है।
देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो ए क्या है, आपका अल्फ़ाबेट है ना कोई, ठीक है। तो ए को आप एज इट इज लिख लोगे, ए एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डाल देते हैं नीचे में, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आ रहा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस लेफ्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ ही। अब फिर क्या आ गया, ऑपरेंड आ गया, तो ऑपरेंड को लिख लो बी। अब प्लस वाला आया, देखिए अब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्लस वाला आएगा तो इसके साथ ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि ए बी आ गया, ये रुकिए इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, समझने में आसानी होगी, इसको भी हटाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा क्या था कि ए था, तो ए को तो हमने एज इट इज लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे ए लिख लिया। अब स्टार आया तो स्टार यहाँ पे डाल दिए, अब स्टार डाल दिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला, तो ये वाला है तो इसको एज इट इज डाल दिए यहाँ पे। ऑपरेंड आया तो बी हो जाएगा, प्लस आया तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सी। अब आएगा माइनस, देखिए जब यहाँ पे माइनस आएगा ना तो क्या है, प्लस का और माइनस का दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल होता है, तो अब आपको पॉप करना पड़ेगा। पॉप कौन सा करेंगे, अब इसको पॉप करके यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस करके और ये माइनस जो है ना ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख लूँ फिर से, यानी ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या कि माइनस वाला यहाँ चला जाएगा और प्लस वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा फिर इसमें भी कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, रुकिए इसको हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, प्लस आ गया। अब फिर क्या, सी है तो हम लोग सी को एज इट इज लिख देंगे, सी तो लिख ही दिए हैं, प्लस भी लिख, माइनस भी लिख हो गया है। अब आ रहा है डी, तो हम लोग डी डाल देंगे। अब डी के बाद क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये वाला पैरेंथेसिस है। तो जब भी ये वाला पैरेंथेसिस आएगा तो ये मैच हो गया दोनों, ठीक है। तो ये मैच हो गया तो सब इतना ये जो है वो पॉप हो जाएगा यहाँ से। तो पॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में, ये और ये, इसको हम लिखेंगे नहीं कहीं पे, तो ये हो जाएगा माइनस वाला यहाँ चला आएगा, पॉप हो गया मतलब उसके साथ डाल दीजिए। अब इसमें लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारा सब चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बस बच जाएगा ये स्टार, ये बच जाएगा, तो स्टार को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया ये। तो पोस्टफिक्स से जो है ये इनफिक्स से जो है वो पोस्टफिक्स, तो ये मुझे लगता है समझ में आया होगा, ठीक है। इनफिक्स से पोस्टफिक्स, तो आगे एक बार चलते हैं, ठीक है, आगे आइए। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो ये हमारा था और ये हमारा आया। इसमें भी मैं बोलूँगा 2-4 और छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के ना आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। व्हेन टू पॉप मैंने ये लिख दिया था ऐसे ही। नेक्स्ट आइए, अब क्या है कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स जो है ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा घुमा के है, कुछ इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हमें क्या करना है कि इवेल्युएट करना है प्रीफिक्स में। तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो एक्सप्रेशन रहे ना उसको उल्टा कर दीजिए, राइट पैरेंथेसिस को लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट को राइट लिख देंगे, और ये ऐसे चलता है, इस साइड से उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका था ये कौन पैरेंथेसिस है, ये आपका राइट वाला था ना, तो ये लेफ्ट बना दिया यहाँ पे, कि इसको डबल राइटिंग से ना वो देखने में नहीं बनता होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो ये वाला डी हो गया, ये ऑपरेटर यहाँ आ गया। अभी फिर अब देखिए जैसे ये था राइट था तो ये लेफ्ट हो गया, सी स्टार बी, ये क्या था लेफ्ट था तो ये राइट हो गया, प्लस बी। तो पहले हमको ऐसे करके एक्सप्रेशन को लिख लेना है, पहले बार में हमें ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि चेंज दिस टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स तो हम लोग अभी सीखे ना यहाँ पे कैसे करना है, तो इसको भी हम लोग पोस्टफिक्स में चेंज कर देंगे और तब उसको रिवर्स किया जाएगा। 3 चीज होगा, जो एक्सप्रेशन रहे उसको रिवर्स कर दो, वही राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दो, फिर उसका पोस्टफिक्स निकाल लो जैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं, और देन फिर कुछ और करेंगे। तो पहले एक बार पोस्टफिक्स वाला देख लेते हैं। देखिए
अब हमारा एक्सप्रेशन तो ये है ना, इसको पोस्ट फिक्स में करना है। तो अब देखिए ये पैरेंथेसिस आया तो एज इट इज ही रह जाएगा, जब डी आया तो डी को लिख लिया गया। अब डी के बाद ये ऑपरेटर आया तो ये ऐसे ही रह गया, डी ऑपरेटर चला गया स्टैक में। अब फिर ये आया तो इसको हम लोग लिख दिया ऐसे ही, क्लोजिंग वाला तो नहीं है, दोनों लेफ्ट ही है तो ऐसे रह जाएगा। अब जब सी आया तो सी को यहाँ लिख दिए। अब स्टार आ गया तो स्टार यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। स्टार के बाद बी आया तो क्या हो गया कि ये ऐसे रह गया डी सी बी, क्योंकि ऑपरेंड तो इधर आ जाएगा। अब देखिए अब मजा आएगा। अब क्या हुआ कि जब बी तक आ गया ना तो देखिए अब ये वाला पैरेंथेसिस जो है, और ये पहले से है ही है, तो अब यहाँ से लेकर के ये वाला हट जाएगा। ये वाला अगले वाले में क्या होगा कि ये और जो नेक्स्ट आने वाला था ये, मतलब ये वाला हट जाएगा। तो ये स्टार को तो पॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, स्टार को पॉप करके यहाँ लगा लिया। और अब स्टैक में क्या बच गया, ये दोनों बच गए, ये दोनों, ये और ये दोनों बच गया, ये बच गया। अब क्या है, अब हम लोग ने यहाँ तक तो कर लिया है, यहाँ तक तो कर लिया ना, एक मिनट, यहाँ तक तो कर लिया है प्रोसेस। अब प्लस आएगा, तो प्लस जब आएगा तो एक बात बताइए कि प्लस और इस ऑपरेटर में, ठीक है, इस ऑपरेटर में ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है, तो ज़्यादा तो इसका है ना, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए तो ये यहाँ आ गया और ये प्लस जो था वो फिर से स्टैक में चला गया। अब लास्ट में क्या होगा, अब यहाँ तक आ गया है, अब प्लस को भी आपने प्रोसेस कर लिया, ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया है। अब हमारे पास ए आएगा तो ए ऑपरेंड है, तो बस इसके बाद इसको लिख देंगे ए को यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, और ये देखिए क्लोजिंग जो आया, अब इस सब को भी हटा देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, पतला वाला ये ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्लोजिंग तो था ही था, और अब क्या हो गया कि जब हमारे पास ए आ गया तो अब ये लेफ्ट था, अब राइट भी आ गया, तो राइट जब ही आएगा तो ये सबको पॉप करना पड़ेगा, यानी ये तीनों को, तो प्लस क्या हो जाएगा, इसके आगे में लग जाएगा। तो ये आपका हो गया पोस्ट फिक्स। अगेन मैं बोलूँगा कि चूंकि देखिए इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स दोनों में पोस्ट फिक्स का काम पड़ रहा है, तो आप पोस्ट फिक्स एक बार 3-4 मतलब एग्जाम्पल लेके उसको एक बार ना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। ये आ गया। अब क्या है, अब इस एक्सप्रेशन जो आया तो उसको हम लोग रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स क्या करेंगे कि लेफ्ट से ये था तो इसको राइट से लिखना शुरू कर दीजिए, तो ये हो गया। क्योंकि इसलिए रिवर्स कर रहे हैं कि शुरू में जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसको पहले हम लोग रिवर्स कर दिए थे, उसका पोस्ट फिक्स निकाल लिए और उसको फिर से यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स में कुछ भी नहीं है ना, पहले स्टेप में थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है। देखा जाए तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जो कर रहे हैं मेनली वही है बस, और कुछ नहीं है जो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। तो ये लिख लेंगे, अब हो गया इनफिक्स हमारा ये था, और जो फाइनल प्रीफिक्स होगा ये जो पोस्ट फिक्स आपका आया ना, उस पोस्ट फिक्स को जब आप रिवर्स किए तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इनफिक्स ये प्रीफिक्स ये। तो आप इसके बेस पे 1-2 प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो क्या है, हैशिंग। देखिए हैशिंग क्या है ना कि मान लीजिए कि एक कोई हैशिंग टेबल है, तो उसके इंडेक्स पे ना वैल्यू को सेव करना, बस यही है हैशिंग। हैशिंग क्या है कि हैशिंग इज अ टेक्निक दैट कन्वर्ट्स अ रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस of an array and it is used to implement associative array or maps which can efficiently find or insert items using a key। मतलब कि हैशिंग क्या है कि किसी भी वैल्यू को एक की देना और उसको हैश टेबल में सेव करना। तो उसको जो हम लोग सेव करेंगे उसका तरीका क्या है तो हम लोग देखेंगे। तो 3-4 चीज़ पहले हम लोग पढ़ेंगे। मेन है जो हैशिंग का टेक्निक है ना 2-3, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हैश फंक्शन क्या है और ये सब क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहला ना एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन क्या है कि ये ना की को एज ए इनपुट लेगा। की को एज ए इनपुट लेना मतलब, अच्छा चलिए आगे आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड रिटर्न्स एन इंडेक्स इन द हैश टेबल। हैश फंक्शन क्या करेगा कि मतलब मान लीजिए कि हम बोलते हैं क्या कि मान लीजिए कोई रैंडम नंबर 31 को स्टोर करना है, तो वो बताएगा कि भाई 31 को स्टोर तुम ना इस इंडेक्स पे करो। वो इंडेक्स नंबर दे देगा कि हैश टेबल में कहाँ करना है सेव।
हैश टेबल क्या है? एन एरे स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा, द हैश फंक्शन मैप्स की टू पोजीशंस इन द टेबल। हैश टेबल क्या है? एन एरे स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा, द हैश फंक्शन मैप्स की टू पोजीशन। हैश टेबल मतलब जहां पे हम की को स्टोर करके रखेंगे पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। कोलिजन क्या है कि मान लीजिए कि 31 हम बोले थे स्टोर करने के लिए, उसका इंडेक्स दिया 1, 41 बोले उसका भी इंडेक्स दे दिया 1, तो कोलिजन हो गया ना। 1 पे तो पहले से 31 बैठा है, वो बोलेगा कि हटेंगे, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो ये कोलिजन माना जाएगा। चलो, तो ये आप समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है वो और क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कोलिजन रिजोल्यूशन जो है वो क्या क्या है? एक होता है चेनिंग, एक होता है ओपन एड्रेसिंग। चेनिंग क्या है कि मान लीजिए जैसे इंडेक्स 1 है, ये हैश टेबल है, ये आपका 1 है, तो 1 के इंडेक्स पे ना एक एलिमेंट स्टोर कर दिया, मान लीजिए 14, अब दूसरा एलिमेंट भी स्टोर कर दिया 37, मतलब चेनिंग करके ऐसे करके आगे बढ़ते गए। और ओपन एड्रेसिंग क्या है कि भाई 1 पे इंडेक्स पे है पहले से, चलो इसको नेक्स्ट दे दो या उसके नेक्स्ट दे दो या कोई और दे दो, अदर देन ऑक्यूपाइड स्लॉट जो है उसको छोड़ करके कोई और दे दो, तो ये होता है ओपन एड्रेसिंग। तो ये याद रहेगा ओपन एड्रेसिंग क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है कि एडवांटेज ऑफ हैशिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहला क्या है, हैशिंग का एडवांटेज क्या है कि हम लोग मान लीजिए डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है इफ़िशियंसी, कि ये ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है, लीनियर टाइम में जो है वो आपको कोई भी एलिमेंट यदि सर्च करना होगा तो खोज करके आपको दे देगा, सर्च करके दे देगा। डायरेक्ट एक्सेस होता है, हैश टेबल है तो आपको पता है इस इंडेक्स पे जाना है, ठीक है, वो आपको वहाँ से वो एलिमेंट ला करके दे देगा। सबसे बड़ा फायदा ये है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो कोलिजन होता है, पहले से कोई एलिमेंट को दे दिए हैं स्लॉट। हैश फंक्शन सेंसिटिविटी, मतलब कि आपका हैश फंक्शन कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है, तो इस पे आपका हैशिंग का जो है वो सक्सेस डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा से वो डिजाइन किया गया है। दूसरा होता है डायनामिक रिसाइजिंग। डायनामिक रिसाइजिंग क्या है कि हैश टेबल में नीड टू बी रिसाइज्ड विच इज कॉस्टली ऑपरेशन। हैश टेबल में नीड टू बी रिसाइज्ड विच इज अ कॉस्टली ऑपरेशन। डायनामिक रिसाइजिंग होगा ना टेबल का, ठीक है, आप बढ़ाओगे घटाओगे साइज को किस हिसाब से, किस इंडेक्स पे ज़्यादा, कहीं इंडेक्स पे किसी इंडेक्स पे क्लस्टर तो नहीं बन रहा है, अब क्लस्टर बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब यूज केसेस क्या क्या है हैशिंग का, कि डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करने में यूज होता है, डेटाबेस इंडेक्सिंग में इसका यूज़ करते हैं, डेटा कैशिंग के लिए इसका यूज होता है, लुकअप टेबल्स के लिए इसका यूज होता है, और आप लोगों के एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हैशिंग का क्या यूज़ है, तो इसमें से आप लोग देख लोगे कि डिक्शनरी है, डेटाबेस है, ये है, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। मैंने ना हर पेज के फुटर में ये डाल रखा है आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे लोगों का ना कॉल आता है आप लोगों में से, है क्या कि देखिए मेरा ना 2 चैनल है, एक है गीकी बैंकर्स जो मेरा पुराना चैनल है जिसपे मैं पढ़ाता हूँ, और एक है गीकी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो है क्या कि जो हमारा गीकी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स का भी जो कोर्सेज है वो गीकी बैंकर्स वाले ऐप के ऊपर ही मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोगो डाल दिया है, और लोगों में भी बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ पे पैसे का सिंबल है और वहाँ पे ये ब्रेसिस का सिंबल है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए कि गीकी बैंकर्स ऐप करना है, और वहाँ पे जब ये आपको लोगो दिखेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई यही ऐप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो और याद आ जाएगा, ठीक है, समझ में भी आएगा। देखिए जो हैशिंग टेक्निक है ना, कि आपके पास एक की है, उसको हैश टेबल में हमें स्टोर करना है, तो स्टोर जो करेंगे किस इंडेक्स पे स्टोर करना है, तो वो हमारा यहीं से जो है वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहला तरीका है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग बहुत आसान है, सिंपल एक मेथड दे देता है। जैसे देखिए मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा, ये जो डेफिनेशन है इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले एक बार जो है समझ लेते हैं, ठीक है। आइए, एक हैश टेबल है 10 साइज का, ठीक है, और एक हैश फंक्शन है, ये की मॉड 10 दे रखा है, और इंसर्ट करना है इसकी सबको। अब देखिए, चलिए अब समझते हैं। की साइज 10 मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना, आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने कहीं बनाया हुआ है
लेकिन उसको देखना नहीं है अभी। अभी ना मैं यहाँ बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हमारा ना एक बना देते हैं, ये आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए 8 भी कर दिया, ठीक है। अब क्या है ना, ये मान लीजिए इंडेक्सेज है हैश टेबल के। अब आपको ना 12 को इंसर्ट करना है, 12 को। अब 12 को जो इंसर्ट करोगे ना, तो अब किस इंडेक्स पे जाएगा वो, इस पे कहाँ करना है। तो इसके लिए आपको एक मेथड दे रखा है की मॉड 10। तो आप बताओ तो 12 मॉड 10 12 मॉड 10 क्या हो जाएगा भाई। मॉड मतलब क्या, रिमाइंडर ऑपरेटर ही होता है ना, क्या होगा 2 हो जाएगा 2। तो ये सेकेंड पे इसको मैप कर देंगे, यहाँ पे हमारा 12 चला जाएगा। चलिए यहाँ हमारा चला गया 12, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब 22 आ गया 22। अब 22 मॉड 10 करोगे तो अगेन 2 ही आएगा ना। अब तो लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही 12 लेके बैठा है। तो अब आप उसको कहाँ डालोगे, तो हो गया क्लोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोलिशन। तो इसमें क्या है, लीनियर प्रोबिंग बहुत आसान है। बोलता है क्या कि भाई ठीक है, तुम्हारा जहाँ भी कोलिजन होता है ना, उसका नेक्स्ट खाली है, ठीक है, वहाँ पे यदि है स्लॉट वहाँ चले जाओ, उसका नेक्स्ट खाली है तो वहाँ चले जाओ। बोलता है चलो भाई बैठ जाओ। तो ये क्या करेगा, ये 22 को, चूंकि 2 वाला ऑक्यूपाइड है तो ये यहाँ बिठा देगा उसको, ठीक है। तो ये बोलता है क्या कि तुम ना 22 यहाँ पे बैठ जाओ, थर्ड पे बैठ जाओ। अब 32 की बारी आई। अब 32 को कहाँ सेव किया जाएगा, तो 32 मॉड 10 निकालोगे तो ये भी 2 ही होता है। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा, तो मान लीजिए इसका तो होना चाहिए कायदे से यहाँ पे 2 के पास, यानी ये तो पहले 2 लेके बैठा है। अब उसका नेक्स्ट होना चाहिए, तो ये तो 22 लेके बैठा है, तो उसको नेक्स्ट हम दे देंगे 4 के ऊपर, यहाँ पे दे देंगे, चलिए ब्लैक में ही लिखते हैं 32। तो समझ में आ गया लीनियर प्रोबिंग कैसे काम कर रहा है। लीनियर प्रोबिंग काम करता है, एक आपको मेथड हैश फंक्शन दे रखा है, हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग आप जो है वो क्या करते हो, इंडेक्स को डिराइव करते हो, और यदि वो इंडेक्स पहले से ऑक्यूपाई है तो उसका नेक्स्ट, वो भी डिराइव्ड है तो उसका नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, हम ऐसे कर करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग तो सुपर सिंपल है, कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स है 0 1 2 10 करके, जो 10 का बताया था ना कि 10 का हैश टेबल है, और ये वैल्यू जी यहाँ हो गया फाइनल, ये ऐसा दिखेगा। तो ये तो लीनियर प्रोबिंग समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या है, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देखिए क्या होता है कि सिंपल है ये भी। इसमें लेकिन क्या करते हैं कि जो हैश फंक्शन है ना वो तो है ही है, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हमारे पास रहता है, ठीक है। चलिए देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें ना 15 25 और 35 को इंसर्ट करना है। सबसे पहला मेथड आपका ये है, और एक चीज याद रखना, नहीं चलिए आगे देखेंगे, ठीक है, कुछ आएगा तो आगे देखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन है आई का स्क्वायर और रिमाइंडर ऑपरेटर टेबल साइज, ये दोनों पे ध्यान रखना है। तो देखिए 15 है तो 15 का रिमाइंडर ऑपरेटर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये जो है वो 5th पे हम लोग कर देंगे। इसका भी बना लें क्या, छोड़िए ना, इसको यहाँ देख लेते हैं। इसको जो है वो 5 पे डाल दिया, 15 को, कोई इशू नहीं है। अब 25 को देखते हैं कहाँ डालता है। अब 25 का रिमाइंडर ऑपरेटर 10 हो गया 5, तो 5 तो पहले से है, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का इक्वेशन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगाएंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलता है, ये है ना क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ये आपका आई स्क्वायर और रिमाइंडर ऑपरेटर टेबल साइज। तो आई स्क्वायर मतलब 1 फर्स्ट प्रोब है, फर्स्ट प्रोब मतलब याद रखिएगा, ये जो आई है ना, आई का मतलब है जब आप इंडेक्स डिसाइड करते हैं पहले से आपको वो फील मिलेगा। फील मतलब वो FEEL फील नहीं, FILL फील, मतलब वो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो हम आई का वैल्यू 1 लेंगे। अब मान लीजिए उसके बाद जो इंडेक्स आ गया वो भी यदि ऑक्यूपाइड है तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगेन जो इंडेक्स आया वो भी ऑक्यूपाइड है तो आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे करके प्रोब मतलब वही फर्स्ट प्रोब मतलब फर्स्ट हमने ट्राई किया, फर्स्ट ट्राई जब किया तो जो इंडेक्स आया वो हो गया 1, मतलब इंडेक्स नहीं आया, फर्स्ट प्रोब मतलब फर्स्ट बार जो हम लोग कोलिजन के बाद स्टार्ट किए तो 1। अब दूसरी बार भी कोलिजन आ जाएगा तो 2, तीसरा बार भी आ जाएगा 3, ऐसा करके बढ़ते हैं। तो पहली बार हो रहा तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई ने रिमाइंडर ऑपरेटर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो चेक इंडेक्स में क्या करेंगे, जो पहले से आया था वो +1 और उसका मॉडुलस मतलब मॉड निकालेंगे 6, तो 6 तो फ्री था, तो 5 पहले से 5 आया था वो
जहाँ पे कोलिजन हुआ आपका, और +1, 1 कौन सा है, ये वाला 1 है, ये जो आप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से निकाल के बैठे हुए हैं, ये हटा देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से जो आपने निकाला था, फाइंड किया था, वो है। फिर उसका जब हम मॉडुलर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6 तो हमारा फ्री है, तो 6 को हम डाल दिए, 25 को 6 प्लेस पे। अब आइए 35 को करेंगे। 35 में भी 5 आ गया तो फर्स्ट तो खत्म, ये तो कोलिजन हो गया। तो फर्स्ट प्रोबिंग में हमारा फर्स्ट प्रोब हमारा 1 को लेके करेंगे तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 1 आया, और 1 + 5 बराबर 6 आता है ना। 1 + 5 का जब मॉडुलस 10 से निकालोगे तो 6 ही आएगा ना, वो हो गया। तो अब हम आई का वैल्यू 2 कर देंगे सेकेंड प्रोबिंग, क्योंकि पहला 5 तो था ही था, 1 हो गया। अब जब 6 आया, 6 भी पहले से फील्ड है, तो हम लोग इसलिए आई का वैल्यू 2 लेंगे, मतलब प्रोबिंग सेकेंड प्रोबिंग है। 2 का स्क्वायर और रिमाइंडर ऑपरेटर 10, तो क्या हो जाएगा 4, रिमाइंडर ऑपरेटर 10 बराबर 4। अब क्या है, तो 5 + 4 9 का रिमाइंडर ऑपरेटर 10 निकालिएगा तो 9 ही ना आएगा, तो 9 फ्री है, तो 9 को डाल दिया यहाँ पे, 9 पे 35 को डाल दिया। तो ये होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू आया होगा, इशू आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ये हो गया। अब उसके बाद होता है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इफिशियंट है, ऐसे आप देखेंगे तो, ठीक है ना। थोड़ा ये जो है वो इफिशियंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए डबल हैशिंग में क्या होता है, इज अ टेक्निक यूज्ड इन ओपन एड्रेसिंग हैश टेबल स्कीम टू रिजॉल्व कोलिजन। इट यूज टू हैश फंक्शन टू कैलकुलेट द इंडेक्स वेयर एन एंट्री शुड बी प्लेस्ड आफ्टर अ कोलिजन। द फॉर्मूला फॉर द ith प्रोब इज जनरली गिवन एज, देखिए सिंपल, इसमें ना एक आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या। हैश टेबल का साइज यहाँ भी 10 है, प्राइमरी हैश फंक्शन वही की मॉडुलस 10 दे दिया है, सेकेंडरी हैश फंक्शन दे दिया है 7 माइनस की मॉडुलस 10, और उसके बाद तो ये तो है ही है, ठीक है ही है। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है, 15 है, तो 15 का 10 से करेंगे 5 आएगा, 5 फ्री है, तो 15 तो सेट हो गया, 15 को 5 मिल गया, तो 15 को 5 दे दिए, ये 5th पे 15 को डाल दिए। अब नेक्स्ट है क्या 25 का 10 निकालेगा 5 तो पहले ऑलरेडी है, तो 15 उस पर स्टोर होकर बैठा हुआ है। तो अब सेकेंडरी हैश लगाएं तो 7 माइनस 25 और मॉडुलस ऑपरेटर 7। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये देखिए, ये है ना, ये सेकेंडरी। फर्स्ट हैश फंक्शन जब हम लगाएं तो वो नहीं हुआ काम, तो हम लोग सेकेंड हैश फंक्शन लगाएं। सेकेंड हैश फंक्शन जब हम लगाएं तो 25 मॉडुलस ऑपरेटर 7 कितना हो जाएगा, 7 3 या 21 तो 4, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो हमारा प्रोब क्या बनेगा, ये देखिए, ये जो है ना फॉर्मूला है ना, ये मल्टीप्लाई ये परसेंटेज टेबल साइज, ये है ना, ये देखिए क्या है, की प्लस आई मल्टीप्लाई है। तो अब हम लगाएंगे 5 पे कोलिजन आया था, +1 मल्टीप्लाई 3 मॉडुलस ऑपरेटर 10, तो 5 1 जा, देखिए ये क्या हो जाएगा 5 और 1 मल्टीप्लाई 3, 5 3 8 10 बराबर 8, और रिमाइंडर ऑपरेटर 10 तो 18 आएगा, हो जाएगा हमारा 25 कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है 35 को कहाँ डालेंगे, देखिए 35 परसेंटेज 10 तो 5 कोलाइड हो जाएगा। अब हम सेकेंडरी हैश लगाए 7 हो जाएगा, तो ठीक है, सेकेंडरी हैश लगाए तो हमारा क्या हो गया 7। तो अब फर्स्ट प्रोब से लगाइए, फर्स्ट प्रोब से लगाएंगे तो वही है, ये वाला मेथड जो है ना, ये देखिए, ये जो है ये दिया हुआ है ना, h1 की प्लस आई मल्टीप्लाई h2 की, और फिर ये, तो h1i जो है हमारा यहाँ पे, ये देखिए, तो ये लगाएगा तो 5 + 1 मल्टीप्लाई 7 ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 7 12 और 12 परसेंटेज 10 तो 2 ही आएगा, 2 तो ऑलरेडी है। तो अब सेकेंड प्रोब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 मल्टीप्लाई 7 परसेंटेज 10, तो हो जाएगा 5 + 14 मल्टीप्लाई 10 बराबर 9, ठीक है। तो 9 पे 35 को डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये था हैशिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो ये हमारा है लेक्चर, ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और एग्जामिनेशन से पहले अब डेटा स्ट्रक्चर में कोई क्लास नहीं होगा। आप लोग यदि सजेस्ट करेंगे, कोई टॉपिक आपको लग रहा है छूट रहा है या कोई टॉपिक और अच्छे से करना है, तो आप मैसेज करिए तो करेंगे, नहीं तो और बहुत सारा सब्जेक्ट और बचा हुआ है जिसको कवर करना है एग्जामिनेशन से पहले।
ठीक है, तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए कि डाउनलोड गेकी बैंकर ऐप डाउनलोड करिए, और बीपीएससी 2.0 कंप्यूटर साइंस के लिए हम कंप्लीट सिलेबस मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमारे ऐप पे जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज का अलग कोर्स है और पूरा फुल कोर्स यदि चाहिए विद सब्जेक्टिव क्लासेस तो अलग है। तो वहाँ पर जा करके उसे परचेज करिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर कॉल करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। और टेलीग्राम चैनल अपना है, टेलीग्राम चैनल के लिए ना नहीं मिले आप लोगों को, यदि टेलीग्राम चैनल सर्चिंग में, तो आप मोबाइल पे हाई लिखो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप जो हमारा है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है, सो डोंट वरी। आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, आप कोई सा भी मोबाइल रखते हो आप वहाँ देख सकते हैं। और देन अगेन कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे कॉल करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, कीप शेयरिंग, और कुछ भी हो तो कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।